वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि आज शुक्रवार है तो आज आपका टेस्ट है। तो मैंने आपको कल बताया था कि आप लोग को तैयारी करके आनी है। मैंने साइंस में आपके 4 चैप्टर एकदम क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ में आएंगे और साथ साथ आपको मैंने रिवाइज भी करवाए, यानी कि जब मैंने पिछले टेस्ट जितने भी लिए थे उनमें मैंने सारे चैप्टर्स जितने मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे उनके क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, तो आज फिर से हम क्वेश्चन करने वाले हैं और मैंने आपको जैसा कि बताया था कि आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करके आएंगे। जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है तो मैंने आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए। इसका मतलब कि मैं चारों चैप्टर से टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करके आए होंगे ना एकदम। तो एक काम कीजिए, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, इस टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और बच्चे भी साथ में जुड़ सकें और वो भी अपनी तैयारी को चेक कर सकें कि भाई उन लोगों ने कितनी पढ़ाई की है। ओके, तो शेयर करो अभी, जल्दी जल्दी शेयर करो। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। जल्दी शेयर कीजिए इस वीडियो को, फिर अपन टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और साथ में जैसे ही वीडियो स्टार्ट होती है, हमारा सेशन स्टार्ट होता है, तो आपका पहला काम होता है कि आपको वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोग देख रहे हैं उतनी तो वीडियो पर लाइक भी नहीं है अभी, तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। ठीक है, तो आप लोग आज अच्छी तैयारी करके आए हो ना? ठीक है, तो अपन फिर टेस्ट स्टार्ट करें भाई, टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करते हैं अपना और टेस्ट स्टार्ट करते हैं। चलो आपको स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन लगवाता हूँ। तो स्क्रीन पर आपके लिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन कुपोषण से होता है? कि आपको बताना है कि प्रोटीन कुपोषण से होने वाला रोग कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्वाशियोरकर, मेरिस्मस, उपरोक्त दोनों और गलगंड। तो आपको बताना है कि प्रोटीन कुपोषण से इनमें से कौन सा रोग होता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और कमेंट करके इसका आंसर जल्दी जल्दी से बताइए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आपको कमेंट करके बताना है और लास्ट में जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये भी बताना है कि आपने, आज मैं आपको 20 क्वेश्चन देने वाला हूँ उस टेस्ट में, तो आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा क्वाशियोरकर और मेरिस्मस। ये दोनों रोग होते हैं जो प्रोटीन कुपोषण से होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों, यानी कि क्वाशियोरकर और मेरिस्मस है, ये दोनों प्रोटीन कुपोषण की वजह से होने वाले रोग हैं। तो क्वाशियोरकर में क्या होता है? ये मुख्यतः छोटे बच्चों में पाए जाने वाले जो रोग होते हैं। प्रोटीन कुपोषण होता है वो गर्भवती महिलाओं में या फिर जो नवजात बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें होता है। ठीक है, तो क्वाशियोरकर रोग में भूख कम लगती है, पेट फूल जाता है, त्वचा होती है वो काली पीली धब्बेदार होकर फटने लगती है। तो ये तो होता है क्वाशियोरकर रोग में। और मेरिस्मस के बारे में मैंने आपको बताया था, जब भोजन में प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त ऊर्जा की भी कमी हो जाती है तो मेरिस्मस रोग होता है। इसमें क्या होता है? भूख कम लगती है, साथ में आंखें होती हैं वो कांतिहीन होकर अंदर की तरफ धंस जाती हैं और शरीर है वो बहुत दुर्बल हो जाता है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन दे रखा है गलगंड। तो मैंने आपको बताया था कि आयोडीन की कमी से जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, यानी कि थायराइड ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन स्रावित किया जाता है थायरोक्सिन हार्मोन, उसकी कमी आ जाती है और उसकी वजह से ही हमारे शरीर में गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है, जो गले पे पाया जाता है, गला फूल के बाहर की तरफ आ जाता है। मैंने आपको कई बार ये रिवाइज करवाया क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैग्नीशियम, जिंक, लौह तत्व और पोटेशियम। इसमें से आपको बताना है कि रक्त में इनमें से कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है, यानी कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? मैंने आपको कई बार बताया, इसमें पाया जाता है लौह तत्व। और लौह तत्व को किस नाम से जानते हैं? आयरन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये रुधिर में पाया जाने वाला एक वर्णक होता है, इसके कारण ही ऑक्सीजन का क्या होता है? परिवहन होता है। और रुधिर का जो रंग होता है लाल रंग, वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित रहता है। ठीक है, और इसमें एक और ऑप्शन दे रखा है, जैसे पोटेशियम दे रखा है। तो पोटेशियम के बारे में मैंने आपको बताया था, जो हमारे जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उन सभी में पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम और सोडियम के दोनों के एक जैसे कार्य होते हैं। ये क्या करते हैं? शरीर के संतुलन के साथ साथ पेशीय संतुलन एवं तंत्र का आवेग संरक्षण में भी नियंत्रण करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? मैंने आपको ऐसा बताया कि टेस्ट लेने का अपना यही उद्देश्य होता है कि आपको जितना पढ़ा दिया जाए उतना आपको रिवाइज करवा दिया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं मैं उनके बारे में भी आपको बताता हूँ, साथ में डिस्कस भी करता हूँ, ताकि आपको
क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट और फैक्ट के साथ साथ जो चैप्टर है उसको भी रिवाइज करवा दिया जाए। मैं ये कोशिश करता हूं कि आपको बार बार रिवाइज करवाने से मैं आपको कभी भूलने नहीं दूंगा, और इसके साथ साथ आपका जो चैप्टर्स वगैरह हैं वो एकदम शानदार तरीके से आपके हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। हम छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन देते हैं, लेकिन आपके लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वन लाइनर क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको लिखना होता है कॉपी में। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दे रहा हूं, इससे होता है क्या है, आपकी थोड़ी स्किल डेवलप होती है। आप क्वेश्चन देखते हो, साथ में आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, थोड़ा आसान होता है। लेकिन इसके साथ ये नहीं है कि जैसे मैंने और पिछला टेस्ट दिया था, मैंने बोर्ड पे आपको समझाया था, सिर्फ क्वेश्चन दिया था, कोई ऑप्शन नहीं देते, वो भी एक पैटर्न है, ठीक है, तो ये भी एक अलग पैटर्न है, ठीक है। आज फिर से मैं इसको लेके आया हूँ आपके लिए, तो कुछ नए अंदाज में आज आपका टेस्ट हो रहा है। इसी तरह से कुछ ना कुछ हम अपडेट करते रहेंगे और आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे ही नया कुछ लाते रहेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका टेस्ट जारी रखते हैं। आगे जो तीसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी से होने वाला लक्षण है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विटामिन ए, विटामिन B3, विटामिन डी और विटामिन सी। आपको बताना है कि मसूड़ों से खून आना किस विटामिन का लक्षण है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको जब विटामिन पढ़ाए थे तो इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था, हर एक विटामिन के बारे में बताया था, इससे होने वाले रोगों के बारे में बताया था, ठीक है, लक्षणों के बारे में बताया था, साथ में ये भी बताया था कि विटामिन को किस अन्य नाम से जाना जाता है, यानी कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है। तो मसूड़ों से खून आना विटामिन की कमी से होने वाला लक्षण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आना जैसी समस्या होती है, जिसे स्कर्वी कहा जाता है। स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़ से खून आना, इसके साथ साथ त्वचा पर चकत्ते पड़ना जैसी लक्षण दिखते हैं, ऐसी समस्या हो जाती है। विटामिन सी से रोग होता है स्कर्वी, और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसमें विटामिन ए दे रखा है, तो विटामिन ए के बारे में भी आपको पता होगा। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसमें प्रकाश में या फिर रात में कम दिखाई देता है या फिर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। इसमें एक ऑप्शन दे रखा है विटामिन B3, तो आपको पता है विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है, इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है। पेलेग्रा रोग में क्या होता है, पेलेग्रा रोग में त्वचा और जीभ पर क्या पड़ जाती हैं, पपड़ियां पड़ जाती हैं, ठीक है। एक ऑप्शन दे रखा है विटामिन डी, तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल को कहा जाता है और इसकी कमी से रोग होता है रिकेट्स, जिसमें क्या होता है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, यानी कि घुटने पास पास आ जाते हैं, हड्डियां आपस में मुड़ जाती हैं। अब कौन कौन सी विटामिन रह गई हैं, तो विटामिन B1, इसको थायमिन भी कहा जाता है, ठीक है, और थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है, जिसमें क्या होता है, तंत्र होता है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। इसके साथ साथ मेमोरी लॉस भी होता है, यानी कि स्मृति क्षरण भी इसकी कमी से हो जाता है। और विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है, इसकी कमी से राइबोफ्लेवनोसिस रोग होता है और जिसके कारण मुंह एवं होठों पर पपड़ियां पड़ जाती हैं। और कौन सा रह गया, तो शायद मुझे लगता है कि आपके सारे विटामिन मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए। देखिए कितना फायदा होता है टेस्ट लेने का, कि मैंने आपको विटामिन का एक क्वेश्चन दिया तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी सारे विटामिन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। इसी तरह से मैंने जब भी टेस्ट लिया है, आपको जब भी विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आया, मैंने हर वाइज आपको रिवाइज करवाए। तो मैं समझता हूं कि अब तक तो आपको ये बहुत अच्छे से मेमोराइज हो गए होंगे, यानी कि एकदम पक्का वाला याद हो गए होंगे, शायद इनको आप कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और इस टेस्ट को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, ताकि और बच्चे भी साथ में जुड़ सकें और उनको भी कुछ फायदा हो सके, ठीक है, उनको भी ये प्रेरणा मिल सके कि वो भी आगे तैयारी करें। जैसे स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं, वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो वो भी चैनल के साथ जुड़ सकें। और साथ में अभी जैसे 4 सब्जेक्ट चल रही हैं, बहुत जल्दी इंग्लिश और हिंदी की भी मैं स्टार्ट करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो खूब मजा आएगा आराम से, सिर्फ आपको कंटिन्यू पढ़ाई करने की जरूरत है। और ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि अप टू अल्प सक्रियता, जिसे हाइपोथायराइडिज्म भी कहा जाता है, यह रोग किस कारण से होता है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दूषित जल से, मोटापा से, रक्तचाप से और तंबाकू के सेवन से। तो आपको बताना है जो अप टू अल्प सक्रियता रोग है वो किस कारण से होता है। इस अप टू अल्प सक्रियता को हाइपोथायराइडिज्म भी कहा जाता है। तो आपको जल्दी से कमेंट करके ये बताना है कि अप टू जो अल्प सक्रियता रोग है वो किस कारण से होता है। तो जल्दी कीजिए, इसका कमेंट करके राइट आंसर बताइए। अप टू अल्प सक्रियता रोग है ये किस कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा मोटापा से, यानी कि फैटनेस से अप टू अल्प सक्रियता यानी कि हाइपोथायराइडिज्म होता है। इसमें मैंने आपको बताया था, मोटापा तब पढ़ाया था, फैटनेस के बारे में आपको बताया था कि अप टू अल्प सक्रियता होता है। इसमें होता क्या है, जो पीठ होती है यानी कि जोड़े वगैरह होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये होता कब है, जब हमारे शरीर का वेट यानी कि वजन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वेट कब बढ़ेगा, जब मोटापा बढ़ जाएगा। तो मोटापा को मापा किस रूप में जाता है, इसको शरीर भार सूचकांक यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के रूप
में मापा जाता है, BMI जिसे कहा जाता है। मैंने आपको बताया था यदि 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर यदि BMI रहती है तो जो आदमी होता है, इंसान होता है, वो मोटापे की श्रेणी में नहीं आता है, और यदि 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा यदि BMI की वैल्यू आती है तो वो मोटापे की श्रेणी में आता है। ठीक है, BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक, इसको हम डिफाइन करते हैं मानव शरीर के भार अपॉन में मानव शरीर की लंबाई का वर्ग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके लिए स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से हल्दी में किसकी मिलावट की जाती है। तो आपको बताना है कि हल्दी में किस पदार्थ की मिलावट की जाती है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे, सिल्वर नाइट्रेट, पाम ऑयल, कॉपर विलयन, लेड क्रोमेट। तो जल्दी कीजिए, इसका आंसर बताइए कि हल्दी में किस प्रकार की मिलावट की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लेड क्रोमेट। आपको याद रखना है कि हल्दी कैसी होती है, पीली होती है, तो लेड क्रोमेट भी होता है, पीला होता है। इसी के साथ साथ हल्दी में लेड क्रोमेट के अलावा जो पीली मिट्टी होती है वो भी मिलाई जाती है। इस रूप में क्या की जाती है? मिलावट की जाती है। इसमें क्या दे रखा है? एक दे रखा है सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट के बारे में मैंने आपको बताया था, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन का छिड़काव किया जाता है जो गोभी होती है उस पर सफेदी लाने के लिए। ठीक है, और जो कॉपर विलयन होता है, कॉपर विलयन प्लस लेड के विलयन के साथ साथ फलों को जल्दी से पकाने के लिए और ताजा रखने के लिए इसका छिड़काव किया जाता है। और जो पाम ऑयल होता है इसको सरसों के तेल में मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको बताया था जैसे 1954 में भारत सरकार द्वारा एक अधिनियम लाया गया था मिलावट को रोकने के लिए। ठीक है, इसका नाम था खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम सन 1954। ठीक है, इसका वैसे कोई फायदा नहीं हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करने वाले दांत कौन से होते हैं। तो आपको बताना है कि भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करने वाले दांत का नाम बताना है, इनको किस प्रकार के दांत कहा जाता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे, रदनक, कृंतक, चबड़नक और अग्र चबड़नक, यानी कि कैनाइन, इंसीजर, मोलर्स और प्री मोलर टीथ। तो इनके बारे में आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि भोजन को चीरने एवं फाड़ने का कार्य किस दांत के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रदनक, यानी कि कैनाइन होते हैं वो चीरने एवं फाड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो कैनाइन हमारे शरीर में कितने पाए जाते हैं? कैनाइन हमारे शरीर में यानी कि हमारे जबड़े में 2-2 के जोड़े में पाए जाते हैं, यानी कि ऊपर वाले जबड़े में 2 और नीचे वाले जबड़े में 2। ठीक है, और ये रदनक यानी कि जो कैनाइन दांत होते हैं ये जो मांसाहारी जानवर होते हैं, ठीक है, जैसे कुत्ते, बिल्ली होते हैं, ठीक है, जैसे बंदर भी होता है, इसके साथ साथ जो जानवर जैसे शेर वगैरह होते हैं इनमें भी ये कैनाइन होते हैं वो ज़्यादा विकसित होते हैं। आपने देखेंगे, ठीक है, शेर होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनके 2 जो नीचे वाले जो साइड से दांत निकलते हैं, साइड से जो दांत निकले रहते हैं वो कैनाइन यानी कि रत्नक कहलाते हैं। इसमें एक ऑप्शन दे रखा है कृंतक। कृंतक का जो कार्य होता है चबाने या फिर काटने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये पाए जाते हैं 4-4 की संख्या में, यानी कि ऊपर वाले जबड़े में 4 और नीचे वाले जबड़े में 4। इसी प्रकार से जो अग्र चबड़नक होते हैं यानी कि प्री मोलर टीथ होते हैं वो भी पाए जाते हैं ऊपर 4 और नीचे 4। ये भी चबाने का कार्य करते हैं। चबड़नक होते हैं जो मोलर टीथ होते हैं ये भी पाए जाते हैं 6 ऊपर 6 और नीचे 6, इनका कार्य भी चबाने का होता है। ठीक है, तो दांतों से रिलेटेड मैंने आपको ये बता दिया है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार रिवाइज करवा दिया है, तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके लिए स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से आमाशय का आकार किसके समान होता है। तो आपको बताना है कि आमाशय यानी कि स्टोमक होता है, इसके आकार के बारे में बताना है कि इसका आकार होता है, इसकी शेप होती है वो किस तरह की होती है। आपको ऑप्शन देखें, उल्टा यू आकार, सी आकार, जे आकार और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि आमाशय का आकार किस प्रकार से होता है। तो जल्दी कीजिए और इसका आंसर बताइए कि आमाशय का आकार किस प्रकार से होता है। कमेंट करके बताइए भाई फटाफट फटाफट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो आमाशय होता है स्टोमक, इसका आकार होता है जे के समान। ठीक है, तो मैंने जब आमाशय स्टोमक के बारे में पढ़ाया था तब बताया था कि इसका आकार जे के समान होता है। ये कहाँ पे स्थित होता है? जो आमाशय होता है वो ग्रास नली के बाद में स्थित होता है, और ग्रास नली के बाद किससे जुड़ा रहता है? ये छोटी आंत से जुड़ा रहता है। उल्टा यू आकार, इसमें एक ऑप्शन दे रखा है, तो उल्टा यू आकार होता है वो होता है बड़ी आंत का। किसका? ये बड़ी आंत का आकार होता है, यानी कि बड़ी आंत का जो सेकंड वाला पार्ट होता है यानी कि बृहदांत्र होता है उसका आकार होता है वो उल्टे यू आकार का होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आमाशय से रिलेटेड। ये आमाशय होता है ये किसका भाग होता है? ये पाचन तंत्र का भाग होता है। ठीक है, इसमें जो भोजन होता है वो काफ़ी टाइम तक स्टोर रहता है, यानी कि ये करीब 2 से 4 घंटे का भोजन को अपने आप पास में रखता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से थ्रोम्बोसाइट किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है थ्रोम्बोसाइट के बारे में कि थ्रोम्बोसाइट है वो किसे कहा जाता है। आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, प्लाज्मा,
लाल रुधिर कोशिका यानी कि आरबीसी, श्वेत रुधिर कोशिका यानी कि डब्ल्यूबीसी और बेम्बाडू। तो जल्दी कीजिए, थ्रोम्बोसाइट के बारे में बताइए कि थ्रोम्बोसाइट का दूसरा नाम क्या है, यानी कि किस नाम से इसको जाना जाता है। कमेंट करके जल्दी से आंसर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, आप लोग क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर नहीं दे रहे हो, आप लोग गलत भी दे रहे हो। इसके साथ साथ पूरे जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो सब लोग अपना जो भी आंसर होता है, आप लोगों को जितना पता है उसके हिसाब से आप लोग आंसर देके बताइए कि थ्रोम्बोसाइट है वो किसका नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बेम्बाडू, यानी कि प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। और जो आरबीसी होती है यानी कि जो आरबीसी होती है, और जो आरबीसी होती है यानी कि जो लाल रुधिर कोशिकाएं होती है, रेड ब्लड सेल या कॉर्पस्कल्स होती हैं, इनको आरबीसी कहा जाता है, इसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। और जो डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, इनको कहा जाता है ल्यूकोसाइट कहा जाता है। तो बेम्बाडू के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, इसको प्लेटलेट्स इंग्लिश में कहा जाता है। बेम्बाडू होते हैं वो हमारे रक्त में थक्का जमाने का कार्य करते हैं, यानी कि जब हमारे बॉडी पे कहीं पर भी कोई कट वगैरह लग जाता है, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद, यानी कि जो मैक्सिमम टाइम होता है, छोटा मोटा कट होता है तो वो 2 मिनट के अंदर वो क्या है, खून बहना बंद हो जाता है। तो उसमें जो कार्य करता है वो बेम्बाडू यानी कि प्लेटलेट्स होते हैं, वो प्रमुख कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। आरबीसी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। ये हमारी कोशिकाओं में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है यानी कि डब्ल्यूबीसी होती हैं, ये हमारे रक्त में किसका कार्य करती है, एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी का कार्य करते हैं। प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य वो इन डब्ल्यूबीसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। एक ऑप्शन इसमें दे रखा है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, ये रक्त का जो ब्लड होता है उसका 55% भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। और प्लाज्मा का 92% भाग जल होता है, बाकी का जो 8% भाग होता है वो अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक लगभग गैस वगैरह कुछ होते हैं, ठीक है। तो आप टेस्ट के साथ साथ इसको शेयर भी कर दीजिए भाई, जल्दी शेयर कीजिए और साथ में थम्स अप कर दीजिए, यानी कि वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ओके। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से माइट्रल वाल्व किससे जोड़ता है। आपको बताना है कि जो माइट्रल वाल्व होता है वो किन के बीच में पाया जाता है, यानी कि किन को जोड़ता है, ठीक है। तो आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है बाएं आलंद और दाएं निलय के बीच। ऑप्शन नंबर बी है बाएं आलंद और बाएं निलय के बीच। ऑप्शन नंबर सी है दाएं आलंद और दाएं निलय के बीच, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि माइट्रल वाल्व होता है वो किसे जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाएं आलंद और बाएं निलय को जोड़ने वाला जो वाल्व कहलाता है वो माइट्रल वाल्व कहलाता है। तो बाएं आलंद यानी कि लेफ्ट एंट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को जोड़ने वाला जो वाल्व होता है वो माइट्रल वाल्व कहलाता है। और माइट्रल वाल्व को ही दोबलनी कपाट यानी कि डाइकस्पिड वाल्व भी कहा जाता है। और जैसे कि ये लेफ्ट एंट्रियम और वेंट्रिकल को जोड़ता है, इसलिए इसका एक दूसरा नाम है एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। और जो दाएं आलंद और दाएं निलय को जो जोड़ने वाला वाल्व होता है वो त्रिबलनी कपाट यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हृदय से रिलेटेड। तो हृदय के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हृदय की जो संरचना पाई जाती है वो 4 पार्टों में डिवाइड होता है। 2 आलंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। तो आलंद ऊपर वाले छोटे भाग होते हैं, ठीक है, और जो निलय होते हैं वो नीचे वाले 2 बड़े भाग रहते हैं, ठीक है। तो जो हृदय होता है वो हृदय आवरण यानी कि कॉर्डियम में सुरक्षित रहता है, ठीक है। इसके अंदर एक कॉर्डियम फ्लूइड यानी कि हृदय आवरणी रक्त रहता है जो हमारे हृदय को यानी कि हार्ट को भारी आघातों से बचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके लिए दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि आपको बताना है कि निम्न में से प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार किसके समान होता है। तो इसके बारे में आप बताइए। मैंने आपको प्रोस्टेट ग्रंथि भी पढ़ाई है, ठीक है। ये किसका पार्ट होती है, ये नर जनन तंत्र का पार्ट होती है। तो आप बताइए कि प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार किसके समान होता है। ऑप्शन नंबर ए है मटर के दाने के समान। ऑप्शन नंबर बी सेम के आकार का। ऑप्शन नंबर सी अखरोट के समान। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी कीजिए, इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है इसका आकार किसके समान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अखरोट के समान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है इसका आकार अखरोट के समान होता है, ठीक है। ये नर जनन तंत्र का पार्ट होती है। इसके द्वारा जो वीर्य को निर्मित करने के लिए एक फ्लूइड भेजा जाता है, ठीक है, जो वीर्य के मदद जो सीमन यानी कि वीर्य के निर्माण में सहायक होता है। और जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है इसके द्वारा जो फ्लूइड जो वीर्य के निर्माण में सहायक होता है उसके द्वारा स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं को गति भी प्रदान की जाती है। इसमें एक ऑप्शन दे रखा है सेम के आकार का। तो सेम के आकार की जो शेप होती है, बीन्स जो शेप होती है वो वृक्क यानी कि किडनी की पाई जाती है। मटर के दाने के समान इसका आकार पाया जाता है, वो होती है अपनी पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसका आकार मटर के दाने के समान पाया जाता है। जब प्रोस्टेट ग्रंथि है वो नर जनन तंत्र का पार्ट है। इसका मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो नर जनन तंत्र के हार्मोन होते हैं, हमारे जो नर जनन तंत्र की जो ग्रंथि है ब्रेस्टेड ग्रंथि,
वो कौन से हार्मोन का स्रावन करती है? तो नर के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किया जाता है, जो नर के लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। इसी प्रकार मादा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन का स्रावन किया जाता है, जो मादा में लैंगिक जनन के लक्षणों का कारण होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आपको बताना है मस्तिष्क के किस भाग द्वारा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है? तो जल्दी कीजिए और इसका आंसर कमेंट करके बताइए। और इसके लिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं हाइपोथैलेमस, प्रेमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो जल्दी कीजिए और आप बताइए कि मस्तिष्क के किस भाग द्वारा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है उसका कार्य होता है जो हमारे शरीर में जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जिन पर हम नियंत्रित नहीं कर सकते, वो खुद ही होती हैं। कौन सी क्रियाएं? जैसे हृदय का धड़कना, श्वास लेना, पुतलियों का सिकुड़ना, ठीक है, हमारे पलकों का झपकना, ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। इन पर नियंत्रण सिर्फ मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसको हिंदी में मध्यांश कहा जाता है, के द्वारा किया जाता है। मेडुला ऑब्लांगेटा होता है ये पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हैंड ब्रेन का पार्ट होता है। इसमें हाइपोथैलेमस दे रखा है, तो यह निद्रा, प्यास, भूख इसके लिए जिम्मेदार होता है। प्रेमस्तिष्क होता है, इसको सेरिब्रम कहा जाता है, ये सेरिब्रम होता है, ये हमारे जो ज्ञानेंद्रिय होती है उनको लिए जिम्मेदार होता है। अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम कहा जाता है, ये हमारी बॉडी को स्टेबल रखने का कार्य करता है, यानी कि जिस तरह से हम खड़े रह पाते हैं उसका जो जिम्मेदारी होती है, खड़े रखने की जिम्मेदारी होती है, इसका कार्य है वो अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम के द्वारा किया जाता है। तो ये हो गई मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क होता है वो तंत्र का पार्ट होता है, यानी केंद्रीय तंत्र का तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है ब्रेन यानी कि मस्तिष्क और दूसरा होता है स्पाइनल कोड जिसको मेरुरज्जु कहा जाता है। तो तंत्र का तंत्र होता है, इसकी जो प्रमुख इकाई होती है, मूलभूत इकाई होती है, ठीक है, इसकी यूनिट होती है, वो होती है न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका होती है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, ये भी मैंने आपको बताया है, आपको ये याद रखना है। इसी के साथ साथ आपको 10th के साथ साथ ये आपके 12th में भी बहुत अच्छे काम आने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से जितना मैं बताता जाता हूँ वो आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ में हर एक वीडियो को, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को आप बार बार रिवाइज करते रहिए, ताकि जब भी आपके स्कूल खुलेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, आपको बहुत कुछ आता होगा। ठीक है, आप बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे और आपका रिजल्ट है वो बहुत शानदार रहने वाला है। यदि आपने रेगुलर क्लास अटेंड की है तो आपका रिजल्ट बिल्कुल 100% बात है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अग्नाशय द्वारा किन दो अंतःस्रावी हार्मोनों का स्रावन किया जाता है? आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, पैराथार्मोन और मेलेटोनिन। तो आपको जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि अग्नाशय द्वारा किन दो अंतःस्रावी हार्मोन का स्रावन किया जाता है। तो पहले मैं आपको अग्नाशय के बारे में बता देता हूं। जो अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज होता है, ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि की तरह कार्य करता है, यानी कि इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होगा जो अंतःस्रावी ग्रंथि है अग्नाशय, इसके द्वारा इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों हार्मोन का स्रावन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों राइट आंसर है। ठीक है, इसमें मैंने आपको उपरोक्त दोनों का ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसके ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों राइट आंसर होने वाले, यानी कि इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि अग्नाशय द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज होता है एक मिश्रित ग्रंथि होती है। इसमें एक लैंगरहैंस द्वीप समूह नाम की एक कोशिका होती है। ठीक है, उन कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन और ग्लूकागोन नाम के दो हार्मोन का स्रावन किया जाता है, जो हमारे शरीर में रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर को मेंटेन करने का कार्य करते हैं, यानी कि उसके स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, और इसमें ऑप्शन देखिए, इसमें पैराथार्मोन दे रखा है। पैराथार्मोन होता है वो पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है, और जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है यह पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक है, आप टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते दीजिए ताकि और बच्चे भी साथ में जुड़ सकें। आप अपने जितने भी अपने दोस्त हैं सबको शेयर कर दीजिए, उनको बताइए कि भाई एजुक्लिक चैनल पे आपके लिए हर एक सब्जेक्ट उपलब्ध करवाई जा रही है और बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, साथ में समझाया भी जा रहा है। इसके साथ साथ हर फ्राइडे को आपका टेस्ट भी होता है। ठीक है, आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट को, अपने जो दोस्त हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के साथ जोड़िए। ठीक है, ताकि ज़्यादा मज़ा आए। जितने ज़्यादा लोग एक साथ पढ़ेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। और साथ में मैं हूँ जैसे और सर हैं वो आपको जो पढ़ाते हैं अपने भी सब्जेक्ट में, उनको भी मज़ा आएगा कि भाई ज़्यादा बच्चे साथ में देख रहे हैं, उनका सपोर्ट मिल रहा है, बच्चों का प्यार मिल रहा है। ठीक है, तो उनको ज़्यादा जोश आता है और वो अच्छी तरीके से, बहुत शानदार तरीका से और ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा
अच्छा कंटेंट तैयार कर सकें और अच्छे से आपको पढ़ा सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हेरिडिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जॉनसन, स्पेंसर, बैटसन और मेंडल। इसमें से आपको बताना है हेरिडिटी का हिंदी में अर्थ होता है आनुवंशिकता, तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो जल्दी कीजिए, इसका कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हेरिडिटी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो किया गया था स्पेंसर के द्वारा। स्पेंसर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1863 में हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसमें और ऑप्शन भी दे रखे हैं, जैसे जॉनसन दे रखा है, तो जॉनसन ने सर्वप्रथम जीन की खोज की थी, यानी कि जीन नाम दिया था वो जॉनसन के द्वारा ही दिया गया था। इसमें एक ऑप्शन बेटसन दे रखा, तो सन 1905 में जेनेटिक्स, ठीक है, यानी कि आनुवांशिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था तो बेटसन के द्वारा किया गया था। और मेंडल को आपको पता ही है, मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, जिन्होंने पाइसम सेटाइवम यानी कि उद्यान मटर पर प्रयोग किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मेंडल ने उद्यान मटर के कितने विपर्यासी लक्षणों पर प्रयोग किए थे। चलिए, मैंने अभी मेंडल के बारे में आपसे बात ही की है, तो आपको बताना है कि मेंडल ने जो उद्यान मटर के कितने विपर्यासी लक्षणों पर प्रयोग किए थे। आपको ऑप्शन दे रखे हैं 5 जोड़ी, 8 जोड़ी, 1 जोड़ी और 7 जोड़ी। जल्दी कीजिए, उद्यान मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो पाइसम सेटाइवम होता है। इसके बारे में मैंने आपको क्लास में कई बार बताया है। तो विपर्यासी लक्षण कितने थे, इसका राइट आंसर होगा 7 जोड़ी, यानी कि मेंडल ने उद्यान मटर के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर प्रयोग किए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब मेंडल ने उद्यान मटर को ही क्यों चुना, मैंने इसके बारे में आपको कई बार बताया है, क्योंकि जो उद्यान मटर का जो यानी कि पाइसम सेटाइवम का जो पौधा होता है वो 1 वर्षीय होता है, यानी कि 1 वर्ष में हम एक साथ कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये द्विलिंगी होता है, यानी कि बाइसेक्सुअल होता है। इसमें अकेले पौधे में ही मादा पार्ट और नर पार्ट दोनों पाए जाते हैं। इसमें स्वयं परागण भी करवाया जा सकता है, इसके साथ इसमें कृत्रिम पर परागण भी करवाया जा सकता है। तो मेंडल ने इसको चुना, इसलिए वो सक्सेस रहा था। यदि वो दूसरा कोई पौधा चुनता तो शायद वो आज आनुवांशिकता का पिता नहीं कहा जाता, यानी कि उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स शायद आज हम नहीं कह पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किसके द्वारा मेंडलवाद की पुनर्खोज नहीं की गई थी। आपको एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें से आपको देखना है कि मेंडलवाद की पुनर्खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा नहीं की गई थी। इसमें नहीं पे आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, और आप इसके बारे में सोचिए कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मेंडलवाद की खोज की थी, और ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है, 4 ऑप्शन दे रखे, जिसने मेंडलवाद की खोज में कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई थी, यानी कि कोई कार्य नहीं किया था। तो आपको ऑप्शन दे रखे ह्यूगो डे ब्रिज, चार्ल्स डार्विन, कॉल कोरेंस और एरिक बॉन शेरमैक। तो जल्दी कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो मेंडलवाद की जो खोज नहीं की गई थी वो वैज्ञानिक होंगे, उससे पहले आप ये देख लीजिए, ह्यूगो डे ब्रिज थे, ये थे, इन्होंने मेंडलवाद की खोज में सहारा दिया था, बिल्कुल मेंडलवाद की खोज में इनका सपोर्ट रहा था। इसके साथ साथ जो कॉल कोरेंस थे, इन्होंने भी मेंडलवाद की खोज में काम किया था। एरिक बॉन शेरमैक ने भी मेंडलवाद की खोज में काम किया था। तो इसमें एक ऑप्शन रखा चार्ल्स डार्विन, तो चार्ल्स डार्विन ने मेंडलवाद की खोज नहीं की थी, ठीक है, उसने मेंडलवाद में कोई भी कार्य नहीं किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के द्वारा मेंडलवाद की पुनर्खोज नहीं की गई थी। ह्यूगो डे ब्रिज ने, और इसके साथ साथ जर्मनी के कॉल कोरेंस थे, ऑस्ट्रिया के एरिक बॉन शेरमैक थे, इन तीनों ने मेंडलवाद की पुनर्खोज की थी सन 1900 में, ठीक है, क्योंकि जो मेंडल ने जो नियम दिए थे उसके बाद करीब 35 वर्षों तक उनके नियमों की कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है। उनकी जो ब्रुन सोसाइटी थी, उन्होंने उनके शोध पत्र में जरूर अपने जो वार्षिक पत्रिका आती है उसमें जरूर छाप दिया था, ठीक है, लेकिन कोई इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन इन तीनों वैज्ञानिकों के आने के बाद इन्होंने आनुवांशिकता की वापस से खोज की, तो उनको पता चला कि ये खोज तो जो मेंडल थे, वो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, वो पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूरा श्रेय दिया मेंडल को कि भाई जो उन्होंने पहले खोज कर रखी है, तो उन्होंने मेंडलवाद की पुनर्वापस खोज की और पूरा श्रेय दिया मेंडल को कि सर्वप्रथम जो आनुवांशिकता के जो नियमों का प्रतिपादन किया, उसकी जो खोज की गई थी वो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा की गई थी। और हमने जो खोज की है, एक तरह से हमने मेंडलवाद की पुनर्खोज की है। उसके बाद जो मेंडल थे वो सुर्खियों में आए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी अक्षी का आकार किसके समान होता है। तो आपको बताना है कि आकार इसका गोलाकार होता है या फिर एल शेप का होता है, बाई शेप का होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए, पृथ्वी अक्षी यानी कि एंटीबॉडी का जो शेप होती है, एंटीबॉडी का जो आकार होता है वो किसके समान होता है। मैंने जब पिछली क्लास में अभी जब मैंने आपको एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में बताया था, तो ये आपको अच्छे से समझाया भी था, इसकी संरचना के बारे में डायग्राम बना के बताया था और पूरी स्ट्रक्चर इसका अच्छे से बताया था। तो एंटीबॉडी का जो आकार होता है वो बाई आकार का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। एंटीबॉडी का आकार होता है वो बाई शेप का होता है। मैंने आपको बताया था एक प्रतिरक्षी अणु होता है वो 4 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। 2 भारी संरचना होती है, 2 हल्की संरचना होती है। भारी संरचना को H से डिनोट किया जाता है और हल्की संरचना को कैपिटल L से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो एक भारी और एक हल्की संरचना मिलकर एक
ध्रुलक का निर्माण करती है, यानी कि डाइमेरिक का निर्माण करती है। और ये ध्रुलक ही एक प्रतिरक्षी अणु का निर्माण करते हैं। एक प्रतिरक्षी अणु होता है वो बीच में से यानी कि दो भागों में सम्मिलित रूप से दो अर्धांशों में विभाजित होता है, और ये अर्धांश होते हैं ये आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। इसी तरह से एक हल्की और भारी संरचना भी होती है, वो भी डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी रहती है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था जो प्रतिरक्षी अणु होता है, इस प्रतिरक्षी अणु का वह भाग जो प्रतिजन के साथ क्रिया करता है वो कहलाता है पैराटॉप। ठीक है, इसी प्रकार से जो प्रतिजन का वह भाग प्रतिरक्षी के साथ जो क्रिया करता है वो कहलाता है एपिटॉप। ठीक है, तो इतना हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको मजा तो आ रहा है ना टेस्ट में? आज कुछ नई फीलिंग आ रही होगी, नई तरीका से आज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको टेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, साथ में आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं। ओके, तो आप जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को शेयर कर दिया करो, यहाँ की हर वीडियो को आपको शेयर करना होता है, साथ में लाइक करना होता है। और जितने भी दोस्त हैं उनको भी बोलिए कि वो भी टेस्ट दें, ताकि पता चल सके, आपस में कंपेरिजन करके देखिए, आपस में कंपटीशन बना के देखिए, ताकि जितना मजा आएगा उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 के निम्न में से माँ के दूध में पाया जाने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी कौन सा होता है? यानी कि ऐसी कौन सी एंटीबॉडी होती है जो माता के दूध में पाई जाती है? तो ऑप्शन है IgG, IgA, IgM और IgE। मैंने आपको बताया था कि भारी श्रृंखलाओं के आधार पर 5 प्रकार के प्रतिरक्षी बताए थे, जिनको यूनानी भाषा के शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया था। तो जिनमें से आपको बताना है कि माँ के दूध में पाई जाने वाली एकमात्र प्रतिरक्षी कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि IgA, यानी कि जो अल्फा वाली जो प्रतिरक्षी होती है वो माता के शरीर में यानी कि माता के दूध में पाई जाती है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो माता के दूध को पीकर अपना पोषण करता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि बच्चे की इम्यूनिटी के लिए, यानी कि बच्चे की प्रतिरक्षा प्रदान करने की जो जिम्मेदारी होता है इस IgA यानी कि इस प्रतिरक्षी के पास होती है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन दे रखा है IgM। तो हमारे शरीर में जब कोई भी प्रतिजन आक्रमण करता है तो सबसे पहले IgM प्रतिरक्षी होती है, वो जनरेट होती है, उसके बाद IgG प्रतिरक्षी जनरेट होती है। तो IgG प्रतिरक्षी के बारे में मैंने आपको बताया था, यही एकमात्र ऐसी प्रतिरक्षी होती है जो माता के गर्भाशय में स्थित भ्रूण तक पहुंचने का कार्य करती है। यानी कि भ्रूण तक पहुंचने का जो कार्य किया जाता है, जो माध्यम होता है वो प्लेसेंटा, यानी कि जो मैंने नली बताई थी, जो गर्भाशय और जो भ्रूण होता है उसकी जो टुंडी होती है, कि बच्चे की टुंडी के साथ जो नली जुड़ के आती है वो प्लेसेंटा कहलाती है। इसमें एक ऑप्शन IgE के बारे में दे रखा है, तो जो हमारे शरीर में एलर्जी वाले जो कार्य होते हैं उसकी जिम्मेदारी IgE के पास होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको बताना है कि निम्न में से किसने रक्त को विभिन्न समूह में वर्गीकृत किया था? तो जल्दी कीजिए, इसका कमेंट करके आंसर बताइए। ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि जॉन ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन, कार्ल लैंडस्टीनर और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि रक्त को विभिन्न समूह में वर्गीकृत किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो क्वेश्चन का मतलब है कि आपको बताना है कि किस वैज्ञानिक के द्वारा ब्लड को ब्लड ग्रुप में बांटा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त को रक्त समूह में विभाजित किया था। इसने एबीओ सिस्टम यानी कि एबीओ समूहकरण की खोज भी की थी। ठीक है, अब जो वर्गीकृत किया गया था वो किया गया था प्रतिजन पाए जाते हैं आरबीसी की सतह पर। तो आरबीसी की सतह पर उपस्थित जो प्रतिजन होते हैं ए या बी, उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बांटा गया था। तो 4 ग्रुप बनते थे इससे एबीओ सिस्टम में, ए, बी और ए बी और ओ। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बता रखा है जो ओ होता है वो सार्वत्रिक दाता कहलाता है, यानी कि जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो ओ होता है, ये सबको दे सकता है। और जो ए बी वाला जो बंदा होता है वो रिसीवर होता है यूनिवर्सल, यानी कि वो सार्वत्रिक ग्राही होता है, वो सबसे ब्लड ले सकता है। अब बात जब रक्त समूह की आई है तो मैंने आपको ये भी बताया था कि RH कारक के बारे में बताया था। ठीक है, RH कारक की खोज किसके द्वारा की गई थी? कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर के द्वारा RH कारक की खोज की गई थी। तो रक्त में यानी कि ब्लड में इन प्रतिजन के अलावा RH फैक्टर भी जिम्मेदार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आपके लिए RH कारक की अभी बात आ गई है तो RH कारक से रिलेटेड ही है। तो आपको यह बताना है कि RH कारक की जो खोज की गई थी वो किस बंदर के अंदर की गई थी। अभी मैंने आपको बता दिया कि RH कारक की खोज किसने की थी, लेकिन आपको यह बताना है कि RH कारक की खोज है वो किस बंदर के अंदर की गई थी। ठीक है, आपको हिंट दे दिया कि किस बंदर के अंदर की गई थी। तो इसकी ऑप्शन देखें, बार्बू रीसस, मकाका रीसस, हम्पी रीसस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जल्दी कीजिए और कमेंट करके बताइए कि RH कारक की खोज है वो किस बंदर के अंदर की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मकाका रीसस, यानी कि मकाका रीसस बंदर के अंदर कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर के द्वारा RH कारक की
खोज की गई थी। ठीक है, तो RH कारक के बारे में मैंने आपको अभी बता रहा था। जैसे RBC की सतह पर A और B दो एंटीजन यानी कि प्रतिजन पाए जाते हैं। इसके अलावा पहले जब इनकी खोज की गई थी यानी कि ABO सिस्टम का जन्म हुआ था, उस समय RH कारक के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो जब RH कारक की खोज की गई थी तो पता चला कि इस RBC में A और B प्रतिजन के अलावा भी एक प्रतिजन और पाया जाता है, जिसे RH एंटीजन यानी कि RH कारक भी कहा जाता है, RH फैक्टर भी कहा जाता है। इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल ये होता है क्योंकि जब किसी व्यक्ति के ब्लड में यदि RH कारक उपस्थित होता है तो वो RH पॉजिटिव होता है, और इसी के साथ साथ RH कारक अनुपस्थित होता है तो वो RH नेगेटिव होता है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का फंडा वो RH से आता है, यानी कि A ब्लड ग्रुप भी दो भागों में बट जाता है, A पॉजिटिव और A नेगेटिव। इसी तरह से हर एक ब्लड ग्रुप है वो दो भागों में बट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, आज की अपने टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम रक्तदान किसके द्वारा संपादित किया गया था। तो आपको बताना है कि सर्वप्रथम रक्तदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो किसके द्वारा किया गया था, कौन से वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, जीन बैप्टिस्ट डेनिस, मकाका रिसस, लैंडस्टीनर और बीनर। जैसा कि ऑप्शन में आपको दिख रहा है मकाका रिसस, तो मकाका रिसस के बारे में तो आपको पता ही है, ये बंदर है तो ये इंसान तो हो नहीं सकता, यानी कि कोई वैज्ञानिक है नहीं सकता। ठीक है, लैंडस्टीनर के बारे में आपको पता है, इन्होंने ABO सिस्टम यानी कि रक्त के वर्गीकरण की खोज की थी, और बीनर के द्वारा लैंडस्टीनर के साथ खोज की गई थी RH फैक्टर की। तो इसमें एक ऑप्शन बनता है, डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस के द्वारा सर्वप्रथम रक्तदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया गया था। किसके अंदर करवाया गया था, इन्होंने भेड़ से करवाया था, किसके अंदर, एक 15 वर्षीय बालक के अंदर। तो सर्वप्रथम जो रक्तदान किया गया था वो पशुओं से मानव में किया गया था। इन्होंने जो ये रक्तदान करवाया था इसके 10 वर्षों बाद ये बैन कर दिया गया, यानी कि भाई अब पशुओं से मानव में रक्तदान नहीं किया जाएगा। वैसे मानव में रक्तदान होता है मानव और मानव के बीच में, इसी प्रकार से जो पशुओं में भी रक्तदान होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आज आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया, यानी कि आज मैंने 20 क्वेश्चन दिए। ठीक है, तो आपको ये जल्दी से कमेंट करके बताना है कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि आपके 15+ क्वेश्चन अच्छे हैं, आपने सही किए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, और यदि आपके 15 से कम क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपकी तैयारी थोड़ी कम है, आपको और तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, जिनके 10 के करीब क्वेश्चन है उनको तो बहुत ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत है। तो तैयारी करनी कैसे, ठीक है, तैयारी करने का मतलब है कि आपको जो मैंने पढ़ा दिया है, जहाँ तक मैंने आपको कवर करवा दिया है, उन वीडियोज को आपको वापस से रिवाइज करके देखना है। तो आप वापस से रिवाइज कीजिए, साथ में मैंने आपको PDF यानी कि नोट्स के रूप में PDF दी है। ठीक है, वो PDF आपने डाउनलोड की है या नहीं की है। ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि आप PDF कहां से डाउनलोड करें, मुझे बता देना, मैं आपको किसी दिन इसके बारे में भी अच्छे से बता दूंगा। वैसे मैंने हर क्लास में करीब करीब आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो पढ़ने के लिए आपके पास प्रॉपर नोट्स होने भी जरूरी है, तो मैं नोट्स आपको प्रॉपर अवेलेबल करवा रहा हूं। साथ में आप हाथ के हाथ में नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैं करीब करीब पूरा अच्छा खासा आपको बोर्ड पे लिख के बताता हूं। ठीक है, तो आप वीडियो को रिवाइज कीजिए, साथ में अपने नोट्स भी रिवाइज करते रहिए, ताकि आपकी नॉलेज है वो अच्छी खासी बढ़ती चली जाए, और जब भी आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, टेस्ट देने आए, तो आपके नंबर्स अच्छे आए, आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हों। ठीक है, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और टीचर को भी, हमें भी ये पता चलेगा कि अध्यापक को भी हमें ये पता चलेगा कि भाई जो बच्चे इनसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको कुछ ज्ञान मिल रहा है, कुछ नॉलेज मिल रही है, तो वो आगे कुछ कर सकते हैं, उनका रिजल्ट अच्छा हो सकता है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर होती जा रही है। ठीक है, तो हमारे लिए भी ये सोचने का विषय बनता है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, हमसे क्लास ले रहे हैं, तो आपके नंबर अच्छे आने चाहिए, यानी कि आपको जो पढ़ा दिया है वहां तक कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। इसके लिए आपको एक तरह से बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर, बहुत फोकस होकर आपको क्लास लेनी होती है, और इसके साथ साथ आपको क्लास रिवाइज भी करनी है। ये नहीं है कि आपने क्लास ले ली और आपने रिवाइज नहीं की तो आप पीछे से भूलते चले जाओगे। तो जब आपका फ्राइडे को टेस्ट होता है, तो टेस्ट लेने का अपना मतलब यही है कि आपको रिवीजन करना है, यानी कि जितने चैप्टर्स आपके करा दिए हैं उन चैप्टर्स को आप वापस से पढ़ोगे, अपने नोट्स उठाओगे और वापस से पढ़ोगे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा और टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार दिखेगी। तो फिर ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। आज का आपका जो टेस्ट है यहीं खत्म हो गया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जो लोग अभी अभी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ साथ आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन का निशान होता है, इस पर आप क्लिक कर दें और साथ में ऑल भी सिलेक्ट कर लें, ताकि जो चैनल से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपन मिलते हैं फिर। अपनी जो अब नेक्स्ट क्लास होगी वो मंडे को होने वाली है, यानी कि आपकी अब सैटरडे और संडे की 2 दिन की छुट्टी होती है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास यानी कि मंडे को। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छी तरीका से अपने घर पे बैठ कर आराम से अपनी तैयारी को जारी रखिए। तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में, यानी कि मंडे को।